नमस्कार साथियों। आज आप लोगों को जो JCERT झारखंड शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची JCERT, ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा और जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र 2024 की मैट्रिक परीक्षा हेतु जारी किया गया है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का, तो इसमें से देखिए नए पूर्णांक 80 है, नए पैटर्न या नए स्वरूप पे जो है सो ये जारी किया गया है। आप लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो ध्यान दें कि इस बार से जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 30 रहेंगे और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, विषयनिष्ठ रहेंगे। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के। तो आज मैं आप लोगों को ये विषयनिष्ठ का उत्तर बताऊंगा। इसमें देखिए कि 1 से लेकर 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, जिसका उत्तर इसी मॉडल सेट में दिया गया है। तो मैं आप लोगों को जो 1 नंबर का प्रश्न है उसको नहीं बताऊंगा, आप अपने कर लीजिएगा, क्योंकि इसका उत्तर जो है सो इसी में नीचे दिया गया है। आपको जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मैं उसका उत्तर आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। ये पैटर्न है, हो सकता है इससे भी कुछ प्रश्न जरूर रहेंगे, लेकिन एक पैटर्न है, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। तो इसमें सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस चारों से देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या है, किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें से देखिए 31 से लेकर के 38 यानी कि 8 प्रश्न पूछा है, लेकिन इनमें से किन्हीं 6 का उत्तर ही आपको देना है। तो 6 × 2 = 12 अंक का ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसे इसमें है, उदारवाद का क्या अर्थ है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाली कोई 2 हानियाँ लिखे, खनिज क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं, साक्षरता दर को परिभाषित करें और विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किन्हीं 2 कार्यों को लिखे। तो मैं आपको इसका उत्तर एक एक करके बता रहा हूं, आप इसको कर लीजिएगा। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि उदारवाद का क्या अर्थ है। तो उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द जो है वह लातिन भाषा के लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। दूसरा नंबर प्रश्न है 32 नंबर, जो कि अति लघु उत्तरीय ये भी है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे। तो आप लोग पढ़े होंगे, गिरमिटिया मजदूर जो है वह भारत के मजदूरों को विदेशों में ले जाया जाता था विभिन्न परियोजनाओं में काम करने के लिए, एक अनुबंध, एक एग्रीमेंट या एक समझौता के तहत, जिसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। जैसे कैरिबियाई द्वीप समूह, मॉरिशस, फिजी, गुआना आदि। तो इसमें कहता है कि गिरमिटिया का अर्थ होता था कि भारतीय मजदूरों को एक अनुबंध या एग्रीमेंट या समझौता के तहत विदेशों में, जैसे बागानों में, खदानों में, सड़क व रेलवे निर्माण या विभिन्न परियोजनाओं में काम करने के लिए ले जाया जाता था। इसे ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। अनुबंध के तहत मजदूरों को 5 वर्ष तक मालिक के पास काम करना पड़ता था, तभी वे स्वदेश लौट सकते थे। मतलब इसमें अनुबंध होता था कि 5 वर्ष के पहले आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, जो कि भूगोल से है, कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाली कोई 2 हानियाँ लिखे। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि इसमें से सबसे पहला है कि जो बहुत अधिक मात्रा में इसमें लोग विस्थापित होते हैं, उसके जीविकोपार्जन में संकट आ जाता है, उनका खेती रोजी रोजगार छिन जाता है, और इसमें भूकंप आने की भी संभावना बनी रहती है ना। नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। तलछट जमा होने से वे बाद में बाढ़ आने का कारण भी बन जाते हैं, और इसमें भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है तथा जल जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। अब 34 नंबर का प्रश्न है कि खनिज क्या है, ये भी भूगोल से है। खनिज प्राकृतिक और रासायनिक यौगिक है, ये शैलों और अयस्कों के अवयव हैं। इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में हो रही विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुई है। इनमें संघटक और संरचना स्वरूप में समानता पाई जाती है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब 35 नंबर का प्रश्न है
कि सांप्रदायिकता क्या है। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान से। बोलता है जब कुछ धर्मों के लोग अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं तो इस भावना को सांप्रदायिकता कहा जाता है। ऐसी भावना आपसी झगड़ों का मुख्य कारण बन जाती है और इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग में एक बड़ी समस्या या बाधा उपस्थित करती है। अधिकतर सांप्रदायिकता को राजनीति से प्रेरित होकर समझा जाता है। 36 नंबर का प्रश्न है कि नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि अनेक देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन किए गए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। इसी को नारीवादी आंदोलन कहा गया। 37 नंबर का प्रश्न है साक्षरता दर को परिभाषित करें। ये अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है, अर्थशास्त्र का ही है। तो इसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। 38 नंबर का प्रश्न भी अर्थशास्त्र से है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की किन्हीं 2 कार्यों को लिखे। तो ये है कि विभिन्न देशों के बीच यह व्यापार संबंधित बातचीत के मंच के रूप में कार्य करता है, और दूसरा है कि विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौतों को कार्यान्वित करना। तो ये हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। उनचालीस नंबर का प्रश्न है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 8 प्रश्न रहेगा, लेकिन कोई 6 प्रश्न ही बनाना है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे, यानी कि 6 या 18 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो है 39 वाला कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या नोट लिखे। तो इसमें लिखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में, जो कि पंजाब में है, जालियांवाला बाग एक मैदान है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा हुए थे। और उस दिन चूँकि बैसाखी का त्यौहार था, तो बैसाखी का त्यौहार भी मनाने लोग आए थे। सभा शुरू होने के कुछ ही देर बाद जनरल डायर वहाँ पुलिस बल के साथ पहुँच गया और उसने एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। एक काफ़ी लोकप्रिय घटना है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट, एक कानून, काला कानून पास किया था, उसके विरोध में भी लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग में पहुंचे थे। और चूंकि वहां पे वो मार्शल लॉ लागू कर दिए थे, मतलब एक साथ कई व्यक्ति घूम नहीं सकते हैं साथ में, तो लोगों को मना भी नहीं, लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि कर्फ्यू लगा है, और इस कारण भी बहुत सारे लोग उस मैदान में पहुंचे थे, जिसके कारण इस प्रकार की घटना जनरल डायर ने गोलियां चलाकर कर दी। 40 नंबर का प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो ब्रेटन वुड्स आपका अमेरिका में एक शहर है, न्यू हैम्पशर, वहीं पे है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की विखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशर शहर, जहाँ पे ब्रेटन वुड्स है, ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। चूँकि वो ब्रेटन वुड्स एक शहर है, एक जगह का नाम है, और उस जगह पे यह सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसको ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। इस समझौते का उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इसी ब्रेटन वुड्स समझौता में 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहा जाता है, की स्थापना हुई थी। तो युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना की गई। इस प्रकार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा का इंतजाम करने के लिए विश्व बैंक, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक भी कहा जाता है, का गठन किया गया।
इस प्रकार ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। इसी कारण युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक और प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान क्यों कहा जाता है, तो उसका उत्तर भी इसी प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। इस प्रकार से एक और प्रश्न आता है कि G77 या ग्रुप 77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें। ऐसा नहीं कि एक पैटर्न है, कि ऐसा नहीं कि सारा प्रश्न इसी मॉडल सेट से आप लोगों का पूछा जाएगा, लेकिन हाँ कुछ तो जरूर भिड़ेगा। इस प्रकार से यह एक पैटर्न है, स्वरूप है। तो जैसे पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कार्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या वर्ल्ड बैंक के गठन कैसे हुआ, इसके मुख्य कार्य क्या है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा, है ना दोस्तों। इसके बाद 41 नंबर का प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र का नाम लिखे। तो भारत में लौह अयस्क का वितरण निम्नलिखित पेटियों में पाई जाती है, जो कि निम्नलिखित है। पहला पेटी है आपका ओडिशा झारखंड पेटी, ठीक है दोस्तों, ओडिशा झारखंड पेटी। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि भारत में लौह अयस्क में ओडिशा झारखंड की पेटी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज या केंदुझर जिलों में वाह्य पहाड़ खदानों से निकाला जाता है तथा झारखंड में सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोवामुंडी से खनन किया जाता है। दूसरा पेटी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, यानी कि उन देशों में यहाँ से भेजा जाता है। तीसरा है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरु पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की वृहत संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। मतलब यहाँ से सारा जो खनिज होता है लौह अयस्क का, वह निर्यात कर दिया जाता है अन्य देशों में। 42 नंबर का प्रश्न है कि कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखे। तो इसको आप लोग लिखिएगा कि कृषि आधारित उद्योग वे हैं जो हमें कच्चा माल के रूप में वनस्पति, वन, जंगल तथा जीव जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करके करते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन आदि। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग वे हैं जो हमें खनिज अयस्कों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का प्रयोग करके करते हैं। खनिज का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, यह प्राथमिक उद्योग है। कृषि आधारित उद्योगों में खासकर सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, डेयरी उद्योग तथा अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं। खनिज आधारित उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, थर्मल पावर प्लांट उद्योग आदि हैं। कृषि आधारित उद्योग आमतौर पर छोटे उद्योग होते हैं जिन्हें कम पूंजी और अन्य मशीनरी इनपुट की आवश्यकता होती है। जबकि खनिज आधारित उद्योग बहुत बड़े उद्योग होते हैं जिन्हें स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी के साथ साथ प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता होती है। कृषि आधारित उद्योग मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार प्रदान करते हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योग ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए रोजगार प्रदान करते हैं। कृषि आधारित उद्योग कम प्रदूषण फैलाते हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योग बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 42वां नंबर प्रश्न। अब है 43, ये आपका पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान से। लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियों की चर्चा करें। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था देखिए यहाँ पे भारत का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन विश्व और भारत के संदर्भ में ही लिखना है। तो यहाँ पे ऐसे बना के लिखना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं। यहाँ तो बहुत सारे चुनौती है, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही लिखने बोल रहा है। आप बहुत सारे याद कर लीजिएगा। अगर ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न पूछेगा, दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का, तो उसमें आपको कम से कम 4-5 चुनौतियाँ लिखना होगा।
तो बोलता है कि लोकतंत्र के विकास एवं विस्तार इसे बनाए रखना महत्वपूर्ण चुनौती है। जैसे बहुत सारे देश में भी लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ लोकतंत्र बनाना एक चुनौती है, और जहाँ लोकतंत्र है तो उसको बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के आधारभूत सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना सम्मिलित है। इस संदर्भ में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सामने स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाए रखना, संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करने, महिलाओं तथा अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने आदि जैसी चुनौतियां हैं। अब है दूसरा, विश्व में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसके सामने लोकतंत्र को मजबूत करने की महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा व्यवहारों को मजबूत बनाना शामिल है। लोकतंत्र से भ्रष्टाचार, धन बल का वर्चस्व को खत्म करना भी एक चुनौती है, यानी कि भ्रष्टाचार भी राजनीति में या लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती है। संसद तथा विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आ रहे हैं, जिससे संसदीय शासन के सफल संचालन में बाधा पहुंचती है। तो भ्रष्टाचार, धन बल, दबंग वर्चस्व है ना, आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाना, ये भी एक चुनौती है। अब है 44, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है कि बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखिए। जैसे देखिए, एक दलीय जहाँ सिर्फ एक दल शासन करता है, द्विदलीय मतलब दो दल शासन करता है, और बहुदलीय व्यवस्था पे संक्षेप में टिप्पणी लिखें। तो जिस देश में अनेक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार अपने दम पर या दो से दो अधिक दल को मिलाकर गठबंधन जिसको कह सकते हैं सरकार का गठन करते हैं, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अनेक दलों को मिलाकर बनी सरकार को गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। गठबंधन सरकार की स्थापना बहुदलीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। यद्यपि इस व्यवस्था में विभिन्न हितों एवं विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है, फिर भी राजनीतिक स्थिरता के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था उचित नहीं है। 45 नंबर का प्रश्न जो है यह अर्थशास्त्र से है कि ऋण की किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। जो बैंक ऋण देते हैं तो उन्हें क्या क्या शर्त होता है, तो यहाँ 3 शर्त लिखा है। अगर दीर्घ उत्तरीय पूछेगा तो आप 5 शर्त भी लिख सकते हैं। तो पहला है कि ब्याज दर क्या होगा, वो एक शर्त है कि 10% होगा, 8% होगा, 12% होगा, 9% होगा। दूसरा है आवश्यक कागजात कि लोन लेने के लिए, ऋण लेने के लिए क्या क्या कागज़ की आवश्यकता होगी। जैसे कोई गृह ऋण होम लोन लेता है तो उसमें रजिस्ट्री, घर का जो है सो पूरा डीड है ना जरूरत पड़ता है। कोई अगर दुकान के लिए लोन लेता है, दुकान व्यवसाय करने के लिए, तो उससे संबंधित कागज खोजता है। तीसरा है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार का मतलब होता है कि जो आप ऋण ले रहे हैं उसके एवज में आप क्या उसको बैंक को गारंटी के रूप में जमा कर रहे हैं। चौथा है भुगतान के तरीके, और पांचवा है ऋण की अवधि, टेन्यूर है ना, कि ऋण की अवधि कितना साल के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल है ना। तो ये आप इसको व्याख्या करके लिख लीजिएगा। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, और यह 4 लिखना है तो 4 × 5 = 20। ये आपका जो है सो टोटल 20 अंकों का रहेगा। आपको इसमें से 6 या 8 प्रश्न रहेंगे जिसमें से लिखना किन्हीं 4 प्रश्नों की है, 4 प्रश्नों को ही लिखना है। तो 4 × 5 = 20 यानी कि यह 20 अंक का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कैसे मदद की या क्या मदद की। तो इसको लिखना है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद की। पहला, पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई, इससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयों एवं शोषण का पता चला। दूसरा है कविताओं, कहानियों आदि के द्वारा भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। तीसरा है राष्ट्रवादी अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच फैलाया। चौथा है कार्टूनों के प्रकाशन के माध्यम से अंग्रेजी शासन एवं संस्कृति के विकृत रूपों को जनता के सामने लाने का प्रयास किया गया। पांचवा है
कि मुद्रण संस्कृति के कारण सामान्य जनता शिक्षित एवं जागरूक हुई, वे समाज सुधारकों, नेताओं एवं राष्ट्रवादियों के विचारों से अवगत होने लगी। इससे सामान्य जन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 48 नंबर का प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो इसमें देखिए इन्होंने एक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिसे गुमास्ता कहते हैं। अगर 2 नंबर का प्रश्न आएगा कि गुमास्ता किसे कहते हैं, गुमास्ता से आप क्या समझते हैं, तो आप इसी में इसका उत्तर भी छिपा हुआ है, लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। पहला है, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों एवं दलालों को खत्म करने एवं बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिन्हें गुमास्ता के नाम से जाना जाता था। दूसरा है कि कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों पर अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। तीसरा है, कंपनी ने बुनकरों को कच्चे माल की खरीदारी के लिए कर्ज देना प्रारंभ किया, मतलब वह एडवांस दे देता था, पेशगी रकम भी उसको कहते थे। कर्ज लेने वाले बुनकर अपने बनाए हुए कपड़े को एक पूर्व निर्धारित कीमत पर गुमास्ते को बेचने के लिए बाध्य थे। इस प्रकार उन्होंने बुनकरों को अस्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंसा लिया। अब 49 नंबर का प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप निम्नलिखित है। पहला है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। इस व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होता है। इसे सत्ता के क्षैतिज वितरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका 2 नंबर और 1 नंबर का भी प्रश्न पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इस व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों पर होता है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। तीसरा है विभिन्न समूहों के बीच सत्ता का वितरण। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी हो सकता है। इस तरह के बंटवारे में विभिन्न भाषाई, धार्मिक, अल्पसंख्यक समुदायों को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाती है, ताकि वे खुद को शासन से अलग नहीं समझे। चौथा है दबाव समूह तथा राजनीतिक दल। दबाव समूह शासन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे समूहों में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर आदि के समूह आते हैं। ये समूह दबाव बनाकर सत्ता में भागीदारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक दल का अस्तित्व तथा उनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक समूह या हाथ में नहीं रह सकती है। तो ये हो गया राजनीतिक विज्ञान से प्रश्न 49 का। अब देखते हैं कि 50 नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देते हैं। ये आपका अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में निम्नलिखित प्रकार से योगदान करते हैं या योगदान देते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में निम्नलिखित प्रकार से योगदान करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बुनियादी संरचना के निर्माण एवं विस्तार द्वारा पूर्व आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, जिससे यह रोजगार के अवसर पैदा करता है। दूसरा है यह विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाता है और उन संसाधनों का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता है। तीसरा है यह लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। चौथा है यह लोगों के बीच आय एवं संपत्ति की समानता लाता है, अर्थात आय के असमान वितरण को दूर करता है। पांचवा है यह संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करता है। छठा है यह सस्ती दरों पर आसानी से वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। अब 50 नंबर का अथवा, जो कि दोनों में से कोई एक ही लिखना है आपको, है ना, तो हम यहाँ अथवा भी लिख दिए हैं। ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट करें।
ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, बैंकों तथा सरकारी समितियों द्वारा दिए गए ऋण को औपचारिक ऋण तथा साहूकार, व्यापारी, मालिक, मित्र, रिश्तेदार आदि द्वारा दिए गए ऋण को अनौपचारिक ऋण के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो बैंक से हम लोग लोन लेते हैं उसको हम लोग औपचारिक क्षेत्र में होता है। अनौपचारिक मतलब बैंक गैर बैंक के द्वारा, जैसे अपने दोस्त से भी ले लिए, अपने रिश्तेदार से ले लिए, साहूकार से ले लिए। बहुत पहले ज़माना में क्या होता था कि बैंक सभी व्यक्तियों को लोन नहीं देता है, तो एक उचित कागज़ खोजता है। अभी तो खैर लोन लेने की प्रक्रिया सरल हो गई है, लेकिन पहले अधिकतर लोग गांव में ही साहूकारों, जमींदारों से लोन लेता था। इसको हम लोग अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है कि औपचारिक ऋणदाता कर्जदार से समर्थक ऋणाधार की मांग करते हैं, जबकि अनौपचारिक ऋण में किसी प्रकार के समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग उस समय पढ़े थे लघु उत्तरीय प्रश्न में कि बैंक ऋण देने की शर्तें में एक था समर्थक ऋणाधार, ऋणाधार समर्थक। तीसरा है औपचारिक ऋण आकार में बड़ा होता है, जबकि अनौपचारिक ऋण छोटा होता है। फिर है औपचारिक ऋणदाता एक निश्चित तथा निम्न ब्याज दर पर ऋण देते हैं, जबकि अनौपचारिक ऋणदाता मनमानी तथा उच्च ब्याज पर ऋण देते हैं। जैसे बैंक का एक निश्चित होता है ब्याज दर, लेकिन अनौपचारिक जैसे साहूकार, जमींदार से हम लेंगे तो वह हमको मनमाना ब्याज दर लेता है। पांचवा है कि औपचारिक ऋण देने वाली संस्थाओं का नियंत्रण एवं अधीक्षण RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। अगर हम साहूकार, जमींदार से लेंगे तो उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये हो गया आपका 50 नंबर का प्रश्न। अब है 51 नंबर का प्रश्न, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली मृदा या मिट्टी का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। तो आप लोग तो ये आसान प्रश्न है, लिख लीजिएगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। जैसे भारत में मृदा लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी है ना दोस्तों। बोलता है मिट्टी अथवा मृदा यह एक सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत के मिट्टी को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, जो कि काफ़ी उपयुक्त मिट्टी सबसे है, यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। बोलता है कि जलोढ़ मिट्टी देश की महत्वपूर्ण मिट्टी है या मृदा है। यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। इसे उत्तरी भारत की जलोढ़ मैदान से जानते हैं। पूर्वी तट भी विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों से डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। इस मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाई जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। पुराना जलोढ़ मिट्टी को, बांगर को पुराना जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और खादर को नया जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मिट्टी है काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त समझी जाती है। काली मिट्टी दक्कन का पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। इसके बाद है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो है और पीली मिट्टी है ना, लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा लाल मृदा जो है दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। यह मिट्टी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान तथा पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसके बाद है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा। बोलता है कि लेटेराइट मृदा जो है ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईटा। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी तथा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है यह मिट्टी। और इसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। बोलता है मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। इसमें झीलों में जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। यह मिट्टी ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद है वन मृदा।
ये मृदाएं वन मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। यह मिट्टी नदी, सोपानों और जलोढ़ आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सोशल साइंस का जो भी सब्जेक्टिव मॉडल सेट JCERT द्वारा जारी किया गया था उसका ये उत्तर था। ये आपका एक स्वरूप है, पैटर्न है। इसी स्वरूप पे आपका सोशल साइंस का प्रश्न परीक्षा में पूछने की संभावना है और पूछेगा भी। तो आप लोग इसको बढ़िया से कर लीजिए। सोशल साइंस में बच्चे क्या है कि मैथ और साइंस इंग्लिश पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते नहीं। आजकल सोशल साइंस में ही नंबर बहुत कम आता है। तो आप लोग ध्यान से सामाजिक विज्ञान पढ़िए। और मुझे याद है बहुत सारे बच्चे हिंदी और साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे हैं, मैं उसको भी डाल दूंगा। धन्यवाद।